दोस्तों, आज हम लोग जो घटना चक्र की मासिक पत्रिका आती है, जो कि केवल और केवल डिजिटल फॉर्मेट में ही आती है और इसकी वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहती है, उससे फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल जो कि टारगेट करंट AK 123 के नाम से है, इसको ज्वाइन करिए। यहीं पर सारी जानकारी आपको मिलेगी और PDF भी मिलेगी। तो देखते हैं, विश्व सुरक्षा कांग्रेस की बात हो रही है। तो यह क्रम तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस क्रम की है, पूछा जाएगा कि आयोजन इसका कहाँ किया गया। तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था या फिर संबंध किससे है। तो दोस्तों, यह रेलवे सुरक्षा और परिवहन से संबंधित है और आयोजक जो है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वह इसका आयोजक है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आपको वीडियो मिल रही है, उसके लिए खेद है। कई लोगों ने जो है मुझको व्यक्तिगत भी मैसेज किया था और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था। तो दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, ये मान के चलिए, लेकिन अपने जहन से यह बात निकाल दीजिए कि मैं अपनी कथनी और करनी में कुछ भी अंतर रखूँगा। जी हाँ दोस्तों, देर से ही सही, लेकिन पूरा का पूरा ये देर इसी बार हुई है क्योंकि घर आया हुआ हूँ और अभी भी घर से ही वीडियो दे रहा हूँ आपको। जान ही रहे हैं घर पे जाके कितनी सब चीज़ें आ जाती हैं। तो स्विच EIB22 क्या है दोस्तों, आपसे यही पूछा जाएगा पहला सवाल। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस है। अगला सवाल क्या दगेगा कि इसका संचालन कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया। फिर है, पहला यूथ 20 बैठक कहाँ आयोजित हुई, यही पूछा जाएगा। तो गुवाहाटी में आयोजित हुई। उद्देश्य इसका क्या रहा होगा, जो देश के यूथ हैं, जो G20 देश हैं दोस्तों, इनके जो प्रतिनिधि रहे होंगे और भारत के प्रतिनिधि, इनके बीच में जो समकालीन मुद्दे हैं, फिर चाहे वो पर्यावरण को लेके हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य या फिर अंतरिक्ष हो, इन सब मुद्दों पे जो है यूथ को केंद्र में रखते हुए चर्चा की गई है। और आपको पता ही है कि G20 की अध्यक्षता 2023 में जो है भारत को मिली है। तो विभिन्न ग्रुप बनाए गए हैं, उनमें से एक है यूथ 20, फिर ऐसा ही है एक पर्यटन कार्य समूह जैसा ग्रुप। तो इस तरह के ग्रुप जो है दोस्तों बनाए गए, उनमें से एक यूथ 20 है। और अगला जो है G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक दोस्तों कहाँ हुई है, तो धोरडो, जो कि गुजरात में है, कच्छ के रन में अवस्थित है, याद रखिएगा। वहाँ पर G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों, प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है। अब सवाल बनेगा उद्घाटन किया किसने है, तो विकल्प में गडकरी भैया भी रहेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आपको पता ही होगा कि मोदी जी ही हर जगह छाए रहते हैं। अगला सवाल कि इसकी लंबाई कितनी रही, तो 246 किलोमीटर जो पहला चरण है 246 किलोमीटर लंबा रहा। कहाँ से कहाँ तक, तो दिल्ली से दौसा और दौसा से लालसेट के बीच यह पहला चरण कंप्लीट हुआ है। अब पूछा जाएगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, तो 1386 किलोमीटर। भारत का यह सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। 6 राज्यों से गुजरेगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। भाई 6 राज्य कौन कौन से हैं, आपको विकल्पों में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरेगा। तो 6 राज्य हैं, 6 को याद रखिएगा। दिल्ली, HR का मतलब हरियाणा, RAJ का मतलब राजस्थान, GUJ का मतलब गुजरात, MP और MAH का मतलब महाराष्ट्र। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की। आपको पता ही होगा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, पूछा जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इसकी थीम रही। कब यह मनाया गया, तो 24 जनवरी 2023 को इसका आयोजन हुआ। कहाँ इसका आयोजन हुआ, तो अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। किस क्रम का था, तो याद रखना है 74वां स्थापना दिवस था उत्तर प्रदेश का। हालांकि यह 2018 से ही मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश दिवस, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कौन था, तो 74वां था, याद रखिएगा। फिर है स्टेम। आपको पता ही होगा दोस्तों, स्टेम क्या है, एक पहल है जो कि 2001 में शुरू की गई थी। स्टेम का मतलब दोस्तों, S से जो है साइंस है, T से जो है
टेक्नोलॉजी और ई से जो है इंजीनियरिंग और एम से जो है मैथमेटिक्स। तो ये जो 4 विषय या फिर क्षेत्र हैं, इनमें छात्रों के अंदर इनके अध्ययन के प्रति छात्रों को जागरूक करना और उनमें इनके अध्ययन के लिए रुचि पैदा करना, इस पहल का उद्देश्य 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा 2-3 सवाल जो है, इस 2-3 घटनाएं जो हैं स्टेम से संबंधित इस महीने में घटित हुई हैं, तो हो सकता है एक सवाल यहाँ से दाग दिया जाए। तो अब जो चर्चा में क्यों रहा स्टेम, भारत ने जो है स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यूएसए के साथ समझौता किया है। उद्देश्य इसका क्या है कि महिलाओं की भागीदारी स्टेम में बढ़ाई जाए, मतलब जो भी 4 सब्जेक्ट हैं उनके प्रति महिलाओं में जिज्ञासा पैदा करना, रुचि पैदा करना, इसका उद्देश्य है समझौते का। फिर है पर्यावरण जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक दोस्तों कहाँ आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में की गई। फिर है नए राज्यपाल दोस्तों कई राज्यों में नियुक्त किए गए हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूं। मुर्मू जी ने जो है इनको नियुक्त किया है। बीडी मिश्रा जो है एलडीके के राज्यपाल बनाए गए हैं, मतलब लद्दाख के। राजेंद्र अर्लेकर बिहार के बनाए गए हैं, और बिहार के जो पहले के थे फागू चौहान दोस्तों, वह अब एमजीएल के बना दिए गए हैं, मतलब मेघालय के बना दिए गए हैं। और रमेश बैस दोस्तों महाराष्ट्र के बनाए गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के कौन थे दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी। मध्य प्रदेश इन्वेस्ट समिट, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? पहला सवाल, इंदौर में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 11 से 12 जनवरी के बीच किया गया। थीम इसकी क्या थी? तो एमपी द फ्यूचर रेडी स्टेट इसकी थीम थी। दोस्तों आपको पता होगा कि इंदौर में ही जो प्रवासी सम्मेलन हुआ है 17वां, उसका भी आयोजन यहीं पे हुआ और इसी दरमियान हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है जो भी उस समय गेस्ट रहे होंगे किसमें? प्रवासी सम्मेलन में, वही इस समय भी उपलब्ध रहे होंगे, इस इन्वेस्ट समिट में भी उपलब्ध रहे होंगे। तो सीपी संतोखी आप जान ही रहे हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, जो कि चीफ गेस्ट थे दोस्तों, यह इस सत्र में शामिल हुए। उद्घाटन इसका किसने किया? तो मामा ने नहीं किया, याद रखिएगा, उद्घाटन किया मोदी जी ने। तो यह हो गया मध्य प्रदेश इन्वेस्ट समिट। यूपी का इन्वेस्ट समिट कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो लखनऊ में आयोजित हुआ। दोस्तों मध्य प्रदेश वालों के लिए विकल्प में भोपाल भी रहेगा, तो कन्फ्यूजियाना कतई नहीं है, इंदौर करना है, पहली वाटर प्लस सिटी है भारत की। यूबिन क्या है दोस्तों? एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण के रिकॉर्ड को रखा जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो यूबिन इसका नाम है, याद रखिएगा। विकल्प में कोरोना का भी कुछ डाल दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, जैसे कोविन। फिर है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? तो याद रखना एडीबी अर्थात अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ। अहमदाबाद को दोस्तों मैं लिखता हूँ एडीबी, गुजरात में। फिर स्टेम इनोवेशन सेंटर, मैंने आपसे कहा था कि स्टेम जो है काफ़ी चर्चा में रहा इस महीने। भारत के पहले स्टेम इनोवेशन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों, वह चेन्नई में किया गया। उद्घाटन किया किसने? तो विकल्प में मोदी जी भी रहेंगे, कदापि कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन किया है उद्घाटन इसका? अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने इसका उद्घाटन किया, जो कि एक संस्था है। छात्रों में जिज्ञासा बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा है। किसके प्रति? स्टेम के प्रति। वही घुमा फिरा के वही एक उद्देश्य है स्टेम का, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड बहुत महत्वपूर्ण है भैया। हिलेरी क्लिंटन जो कि पूर्व विदेश मंत्री रही हैं, कहाँ की? यूएसए की, उन्होंने इसकी घोषणा की। कहाँ दोस्तों फरवरी महीने में ये गुजरात के दौरे पर रहीं, वहीं पर इन्होंने इसकी घोषणा की। सहयोग इसमें किसने किया दोस्तों? तो सेवा संगठन। आपको याद रखना है कि सेवा संगठन का नाम क्या है? नियोजित महिला संघ। स्थापना इसकी कब हुई? 1972 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? एडीबी। एडीबी का मतलब अहमदाबाद।
इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं दोस्तों, हाफ सेंचुरी, तो पूछा जा सकता है। और इला भट्ट जो कि इसकी संस्थापक रही हैं दोस्तों, इनका निधन भी हुआ है, इसलिए भी यह पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है फंड का? इसका उद्देश्य है दोस्तों, जो महिलाएं हैं तो जलवायु परिवर्तन से सामना करने के लिए उनको सक्षम किस तरह से बनाया जाए, तो जो भी गतिविधियां अपनाई जाएंगी उनके लिए जो फंड आवश्यक होगा, जो पैसा आवश्यक होगा, वो इसी फंड से निकाला जाएगा। फिर है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग जान ही रहे हैं, रोड रेलवे इत्यादि इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, बिजली वगैरह। तो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को ध्यान में रखकर एक रैंकिंग बनाई गई। उसी रैंकिंग में जर्मनी पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। भारत 10वें स्थान पर है और चाइना दूसरे स्थान पर है, बस इतना ही याद रखिएगा। फिर है ESILSEA, क्या है दोस्तों, आपसे यही पूछा जाएगा। तो एक आतंकवादी संगठन है। फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है दोस्तों। और चर्चा में क्यों रहा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आप लोग जान ही रहे हैं, कई बार आपको बताया है, इसने जो है इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब जो है दोस्तों, यह एक वैश्विक आतंकवादी संगठन बन गया, ठप्पा लग गया है कि तुम आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देते हो और वैसे ही कांड भी करते हो। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि यह किस देश का संगठन है, तो इराक का है, याद रखिएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों गूगल करके, इराक का है या ईरान का, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूं इसके प्रति। फिर है ओडेसा शहर। ओडेसा दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज कतई नहीं होना है, ओडेसा अपने ओडिशा की बात नहीं हो रही है। यूनेस्को ने जो है अपनी धरोहर स्थल की जो सूची है, जो भी धरोहर स्थल हैं उनकी जो सूची, कौन से धरोहर स्थल, लुप्त प्राय जो धरोहर स्थल हैं उनकी सूची में इसको शामिल किया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसको कुछ ना कुछ संकट रहा होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यह शहर है कहाँ, तो सवाल का जवाब है यूक्रेन में अवस्थित है, बंदरगाह शहर है। जब बंदरगाह शहर है तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं वाटरवाडी से अटैच होगा। तो काला सागर के तट पे अवस्थित है, याद रखिएगा, यूक्रेन का शहर है और लुप्त प्राय सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का रेडिस्को कहाँ दोस्तों? पेरिस में। तो पेरिस में जो है यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इससे एक महीने पहले दोस्तों 16 अक्टूबर को जो है किसकी स्थापना हुई? फाओ की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? रोम में है। तो 16 अक्टूबर 16 नवंबर दोनों को लिंक करिएगा, भूलेंगे कतई नहीं दोस्तों। पिछले महीने आपको मैंने बताया भी है कि रोम में ही दोस्तों जो 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है यूएन के द्वारा, तो उसी से संबंधित जो सम्मेलन हुआ है वह रोम में ही हुआ है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। दोस्तों एक एहतियात और बरतिएगा कि जहां पर भी डेट की आवश्यकता नहीं है वहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है, और ये सारी घटनाएं जो हैं फरवरी महीने की ही हैं। जहां पर भी आपको कोई अलग महीने का कंटेंट दिया जाएगा उसको मेंशन कर दिया गया है, तो आगे पीछे का जो भी होगा वहाँ पर लिख दिया है। बाकी सारी घटनाओं को जो है फरवरी महीने का मान के चलना है, इतना एहतियात आपको बरतना है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 कौन जारी करता है? पहला सवाल, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। पहले स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क है। भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, तो 180 देशों में 85वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि 2021 में भी वही था। सोमालिया आप जान ही रहे हैं, सोमालिया 180वें स्थान पर काबिज है, मतलब एकदम नीचे बॉटम पर। तो याद रखिएगा, डेनमार्क पहले, भारत 85, सोमालिया 180। सोमालिया आप जान ही रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका, आपको कई बार बताया भी है, हार्न ऑफ अफ्रीका। आपको एक ट्रिक भी दिया, सीड। जी हाँ दोस्तों, सोमालिया, इरिट्रिया और इथियोपिया और
जिबूती, ये 4 देश मिलकर हार्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, उनमें से एक है सोमालिया। फिर है जैविक खेती से संबंधित दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जारी किसने की है। तो विस्तार के मामले में मतलब किन जो दोस्तों जो सर्वाधिक विस्तार करने वाले टॉप देश रहे हैं वह कौन कौन से रहे हैं। तो अर्जेंटीना पहले नंबर पे है, उरुग्वे दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर भारत है। दोस्तों उन लोगों को धन्यवाद प्रेषित करता हूं जिन लोगों ने धैर्यवश इंतजार किया, क्योंकि लगातार मैसेज कर रहे थे लोग और कमेंट भी कर रहे थे कि फरवरी का अभी तक करंट अफेयर्स क्यों चालू नहीं किया। तो धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने भरोसा रखा मुझ पे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 कौन जारी करता है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जान लीजिए फ्रेजर इंस्टीट्यूट है। और एक इंस्टीट्यूट और है, बड़ा लंबा सा नाम है, नहीं पूछा जाएगा। कनाडा का है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, CND का मतलब कनाडा है। 83 संकेतकों को आधार बनाकर यह सूचकांक जारी किया गया है। उसमें पहले स्थान पर कौन था, तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। भारत चौथे स्थान पे है। तो 165 कुल देश हैं, उनमें से 112वें स्थान पर भारत है और सीरिया जो है 165वें स्थान पर, मतलब एकदम नीचे है। अब सवाल बनेगा कि भारत की पिछले वर्ष क्या रैंकिंग थी, तो 119 थी, याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टेम शिक्षा कार्यक्रम, देखिए स्टेम फिर से आया है। इस कार्यक्रम की घोषणा की है दोस्तों किसने, यूनेस्को और सॉल्वे ने, एक संगठन है दोस्तों, उसने जो है इसकी घोषणा की है। उद्देश्य इसका क्या है, भारत सहित एशिया जिनमें इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं, इन देशों में स्टेम को बढ़ावा देना। तो पूछा जा सकता है किस संगठन ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है। रून स्टोन क्या है दोस्तों, विश्व का प्राचीनतम शिलालेख है। अगला सवाल, कहाँ पाया गया, तो खोज जो है इसकी नॉर्वे में की गई है। लिपि इसकी कौन सी है, तो रूनिक जो है इसकी लिपि है। किधर से किधर लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। फिर है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको जारी करता है। शीर्ष जोखिम जो है दोस्तों बताया गया है कि शीर्ष जोखिमों को 2 वर्गों में बांटा गया, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। तो 2022 में जो जोखिम है शीर्ष, या 23 में जो जोखिम होंगे शीर्ष, वह दीर्घकालिक होंगे। CC का मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करने में विफलता, और दूसरा अल्पकालिक के तहत जो सबसे बड़ा जोखिम होगा वह जीवन यापन का संकट होगा। तो दोनों अपने ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, अब यहाँ पर फायर की बात हो रही, तो आग लगाने से संबंधित नहीं है कुछ भी। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग भी कहते हैं इसको, एक तरह की जो मिलिट्री की क्षमता है उसको, उसके आधार पर एक रैंकिंग जारी की गई है। और उसी में जो है पहले नंबर पर USA है, जो कि स्वाभाविक था। भारत चौथे नंबर पर है, 2022 में भी इसी नंबर पे था, याद रखिएगा। कृषि दर्शन एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, तो हिसार, जो कि हरियाणा का एक शहर है, याद रखिएगा। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित कराया गया, कृषि दर्शन एक्सपो। G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो विकल्प में मुंबई भी रहेगा भैया, कंफ्यूज कदापि नहीं होना है। तब कहाँ इसकी बैठक हुई पहली, तो बेंगलुरु में हुई, याद रखिएगा। अध्यक्षता किसने की, क्योंकि पूरे G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है भारत के ही गवर्नर और भारत के ही वित्त मंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे संयुक्त रूप से। तो SKD बोले तो संयुक्त शक्तिकांत दास, और NS का मतलब निर्मला ताई। तो इन दोनों लोगों ने जो मिलके जो है इसकी अध्यक्षता की है। यूरोपीय संसद क्यों चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि इसने जो है डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। क्रॉस का मतलब बैन लगा दिया है और इसकी घोषणा की है। लेकिन यह प्रभावी कब से होगी घोषणा, तो 2035 से प्रभावी होगी। उद्देश्य इसका वही है, नेट जीरो के उद्देश्य को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना। और इसने कब तक स्वयं को नेट जीरो करने का, नेट जीरो कार्बन इमिशन
प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है भाई 2050। भारत ने कब तक रखा है? तो 2070, 20 वर्ष ज़्यादा। तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। सीधे पूछा जाएगा कि MK3 क्या है, तो आपको बताना एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। चर्चा में क्यों रहा है? भारत ने जो है मॉरिशस को निर्यात किया है। मॉरिशस दोस्तों राजधानी इसकी पोर्ट लुइस है, याद रखिएगा, पोर्ट लुइस एक द्वीपीय देश है, याद रखिएगा, हिंद महासागर में अवस्थित है। हाल ने इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है, कई सारी सुविधाओं से लैस है। बस इतना ही याद रखिए, बस नाम इसका याद रखिएगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। दिया किसको है? मॉरिशस को। बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल किसे दी है हम लोगों ने? फिलीपींस को दी है, याद रखिएगा। बृहस्पति दोस्तों चर्चा में क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक उपग्रह इसके हो गए हैं 92 दोस्तों। इससे पहले भी इसके थे, लेकिन शनि ने इसको पीछे छोड़ दिया था, लेकिन 12 और नए खोजे गए हैं। तो पुनः जो है इसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। एक मिनट, सब मामला गड़बड़ हो गया। पुनः इसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। दूसरा स्थान दोस्तों स्वाभाविक सी बात है शनि को मिल जाएगा, जिसके 83 हैं। तो दोनों के याद रखिएगा, एक के 83 हैं और एक के 92। ये भी आपसे पूछा जाएगा। और कितने नए खोजे गए? तो 12। चेन्नई हवाई अड्डा दोस्तों मल्टीप्लेक्स वाला पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां पर सिनेमा की व्यवस्था की गई है। उद्देश्य वही है, जो यात्रीगण है वो अपना मनोरंजन करें। संस्थापक इसका कौन है दोस्तों? वह PVR सिनेमाज जो कंपनी है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, याद रखिएगा, जिसका अब नाम जो है गुरुग्राम हो गया है, वही इसके संस्थापक है। तो इसकी PVR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड, रोड शो लिमिटेड, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। तो यह इसकी संस्थापक कंपनी है। तो दोस्तों एक हिस्सा हमने कवर किया है, अगला हिस्सा जल्द ही आपको दूंगा। बस अपने अंदर से यह निकाल दीजिएगा कन्फ्यूजन की कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए, बहुत कम ही समय बचा है। बार बार पढ़िए और नया कम पढ़िए। कम क्या, एकदम नहीं पढ़िए, पुराना बार बार घोटम घोट करते रहिए। करंट अफेयर्स को कतई नहीं छोड़ना है और चुन चुन के करना है, और मैं आपको कराऊंगा, पूरा का पूरा फंसाना है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।